जय हिंद दोस्तों। 11th क्लास की पॉलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपीएससी और पीसीएस के लिए। हम लोग अध्याय 2 आज करेंगे भारतीय संविधान में अधिकार। मेन जो रिसोर्सेस हैं पॉलिटी के उसको कराने से पहले हमने सोचा एनसीईआरटी करा देनी चाहिए। अगर आप नए हैं चैनल पर विजिट करिए, काफ़ी एनसीईआरटी आपको मिल जाएंगी, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। पीसीएस के हैं तो पूर्वावलोकन सीरीज मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण चैप्टर। तो आज के चैप्टर में सबसे पहले हम परिचय देखेंगे, क्योंकि परिचय बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक लाइन पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी की, क्योंकि वहां से क्वेश्चन फंसाए जाते हैं। संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना, उनके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में ही नहीं बताता है, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। आप पढ़कर आए होंगे। संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। तो संविधान में हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि सरकार क्या कर सकती है, कानून कौन बनाएगा, कितनी शक्तियां सरकार को दी गई हैं, कितनी लिमिटेशंस हैं, सब कुछ पढ़कर आए थे। तो सरकार के खिलाफ कुछ अधिकार भी दिए गए हैं जनता को, जिससे सरकार निरंकुश ना हो जाए, जिससे सरकार जनता के ऊपर दबाव ना डाल सके। तो हमें जो अधिकार प्राप्त है उसके बारे में आज बताया जाएगा। यानी कि हम मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा स्वाद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और जब हम इस एनसीईआरटी के खत्म होने के बाद विस्तार से पढ़ेंगे रेफरेंस बुक को, तब हम और अच्छे से जानेंगे। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जैसे हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है, ऐसे ही संविधान में काफी चैप्टर हैं। उन चैप्टर्स के अंदर हम कह सकते हैं पार्ट्स डिवाइड है। तो ऐसे ही एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर, तो तीसरे चैप्टर में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का उल्लेख है। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार की कोई सीमा नहीं है, हम पर कोई लिमिटेशन नहीं है, हम जो चाहें वह कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों पर भी सीमा का उल्लेख है, लिमिटेशंस दी गई हैं। जैसे कोरोना के समय आप देखेंगे हम लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, घर में ही रुकने को कहा गया था। वहां पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, लेकिन अगर वहां पर देखें तो फेयर तरीके से चीजें हो रही थी। कारण था उसका, आपको जबरदस्ती नहीं रोका जा रहा था, बल्कि उसका एक सही कारण था। तो जब सही कारण होगा तब आपके मौलिक अधिकारों का जो हनन है वह किया जा सकता है, लेकिन उतनी ही लिमिटेशन तक। आपको सिर्फ घर पे रहने को बोला गया था, आपको बातचीत लोगों से करने को मना नहीं किया गया था, आपका इंटरनेट खत्म नहीं किया गया था, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी को रोका नहीं गया था। बस इतना कहा गया था, आप कोरोना के बारे में जो अफवाहें हैं उसको सर्कुलेट ना करें, बस। अगर कोई आतंकवादी बन जाता है, अगर कोई देश की संप्रभुता का हनन करने की तैयारी करता है, तो उस पे भी लिमिटेशन लगाई जा सकती हैं। तो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन ऐसे मौलिक अधिकार नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। बीते हुए 6 दशकों में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित भी हुआ है और कुछ विस्तृत भी हुआ है। इस अध्याय में आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। कौन कौन? भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं ये हम पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन सीधे आता है, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाए। कौन है जो मौलिक अधिकार सुरक्षित जिसकी वजह से रहेंगे। मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? कि सरकार हमारे मौलिक अधिकार छीनने की बात करे तो हम कहाँ जाएं? उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अधिकारों का महत्व, अधिकार हैं क्यों। 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदार की सेवाएं ली। अनेक फ्लाईओवरों, स्टेडियमों का निर्माण करना था।
इसके लिए ठेकेदार ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री मजदूरों की भर्ती की, लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेकार या बंधुआ मजदूरी है। अभी हम सब पढ़ेंगे। जैसा ही और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। तो पहले तो एक शब्द आया बेगार और एक आया बंधुआ मजदूर। एक सीरियल भी आता था बंधुआ मजदूर के टाइप का कुछ। बंधुआ का मजदूर है जबरदस्ती काम कराना, जैसे किसी को कोई गरीब है उससे आप जबरदस्ती काम करा रहे हो बंधुआ बना के। और बेगार मतलब बिना पैसे दिए या कम पैसे देकर जो काम कराया जाता है उसे बेगार कहते हैं। तो ये नहीं कराया जा सकता क्योंकि हमारे संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी वजह से कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय में गए, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हो। ठीक है। मचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया तब वह 23 वर्ष का था। कहानी के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है किताब में। लालुंग असम के मड़ीगांव जिले के चुबुरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया। चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल के अधिकारियों को 2 बार चिट्ठी भेजी कि लालुंग स्वस्थ और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, वह स्वस्थ है। लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का था। गया था तब 23 वर्ष का, छूटा तब 77 वर्ष का। 54 वर्ष तक हिरासत में रहा। इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही न हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष त्वरित सुनवाई का अधिकार है। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा, हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष हो और त्वरित हो। मचल लालुंग का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। यानी कि हमें त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, लेकिन अगर यहाँ देखें तो 23 से 54 यानी कि 23 से 77 यानी 54 वर्ष हिरासत में रहा, उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। अगर वह व्यक्ति बरी हो जाता, अगर ये होता कि उसने कुछ ऐसा गलत काम किया ही नहीं, तो ये 54 वर्ष जो उसके बर्बाद हुए जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 23 से 77 के बीच का समय, तो वो वापस कौन देता उसे? कौन देगा उसे? अगर लालुंग धनी ताकतवर होता तब क्या ऐसा होता? कई बार आप करंट अफेयर्स में चीजें पढ़ते होंगे, फलाने व्यक्ति की तुरंत सुनवाई हो गई, फलाने व्यक्ति को छोड़ दिया गया, बड़े बड़े नाम आपको याद आ रहे होंगे। यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता? क्या उनके साथ भी अधिकारों का इसी तरह हनन होता? यानी कि गरीब अमीर की बात हो रही है। इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली, हकदार थे इसके वह। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका। यानी कि शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार। अधिकारों का घोषणा पत्र। अब देखते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है। हम ऊपर 2 उदाहरण देखकर आए। उपयुक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। एक तो अधिकार हमें मिले, पहली बात,
और फिर उन्हें लागू भी किया जाए। मान लो आपने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए और कहा इसे खर्च मत करना, तो मेरे किस काम के? समझ रहे हो? तो अधिकार मिले और वो लागू भी हो, उसका पालन भी किया जाए। पालन किया जाएगा तभी अधिकार मायने रखेंगे। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है। आपको भी अधिकार सूचीबद्ध मिले हैं संविधान में। हमने हिस्ट्री इतिहास 12th क्लास की लास्ट चैप्टर आज ही किया है सुबह। आप उसको देखे जाके, वहां भी संविधान के बारे में ही लास्ट चैप्टर था। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं, जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी, या हमें पता हो कि हमें कौन से अधिकार प्राप्त हैं। संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। तो अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है? अधिकार जो हमें मिले हैं उसकी एक सूची, कि ये अधिकार आपको मिले हुए हैं। तो ये हो गया अधिकारों का घोषणा पत्र। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। यानी सरकार हमारे अधिकारों के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकती। अगर करेगी तो हम न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय बैठा हुआ है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? सरकार से, राष्ट्र से, कार्यपालिका से। नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। कई बार किसी व्यक्ति या संगठन से भी हमें खतरा हो सकता है, तो सरकार हमें सुरक्षा भी देगी। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, या नौकरशाही यानी कि जो अधिकारीगण हैं, अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। इनसे भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। अधिकारों का घोषणा पत्र उस वारंटी कार्ड की तरह है जो हमें टीवी या पंखा खरीदने पर मिलता है। तो घोषणा पत्र वही है कि हमें अधिकार मिला हुआ है, हमें वारंटी गारंटी मिली हुई है कि अगर इसमें कुछ दिक्कत हुई तो हम जैसे उस कंपनी के ऑफिस में जा सकते हैं, वैसे ही अगर अधिकारों में हमें कुछ दिक्कत हुई तो हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था। उस समय बोलने नहीं दिया जाता था, कई बार जेल में डाल दिया जाता था। तो वहां पर समझ में आया कि मौलिक अधिकार कितना आवश्यक है, और उनकी मांग भी की गई। अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए, ऐसा कई बार कहा गया। जब सरकार, यानी कि उस समय ब्रिटिश सरकार थी, उसने कहा नेताओं से, आप इतना कूद रहे हो, आप कोई बना के लाओ। जब साइमन कमीशन आया था, अपनी रिपोर्ट दी थी, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने इनकी अध्यक्षता में अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। तो सबसे पहले अधिकार, उसमें कुछ अधिकार थे, आज हमारे पास काफी अधिकार हैं। उसमें कुछ अधिकार थे जो लिस्ट बनाई गई थी, उसको कहते थे वो अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब आजाद हुआ देश, तब और भी अधिकार जुड़े। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुनिश्चित करने पर सभी की राय एक थी। सब चाहते थे कि संविधान में अधिकार तो हों ही। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी, और उन्हें मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई, यानी मौलिक अधिकार नाम दिया गया। 12 से 35 अनुच्छेद आपको संविधान में मिलेगा, हम विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया है। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान है, मतलब न्यायालय जा सकते हैं। वे इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। इतने महत्वपूर्ण है कि सरकार भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने
और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लेना पड़ता है। वहीं मौलिक अधिकार की गारंटी, उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। अन्य अधिकार में कोई दिक्कत आती है तो नॉर्मल कानून है जैसे वो काम करते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार पर अगर आँच आती है तो संविधान स्वयं उसकी सुरक्षा करता है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। जो सामान्य कानून है उसे परिवर्तित कर सकती है संसद, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, संविधान ही बदलना पड़ता है अगर मैं बोलूँ तो। समझ रहे हो आप? अगर नॉर्मल कोई चीज़ बदलनी है तो कानून बना सकते हैं सरकार, लेकिन अगर मौलिक अधिकार बदलने हैं तो आप संविधान संशोधन ही करेंगे तभी बदलेगा, यूँ ही नहीं बदलेगा। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। सरकार का कोई भी अंग का मतलब आपके सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, आपके लेखपाल से लेकर भारत सरकार के मुख्य कैबिनेट सचिव तक, कोई भी आपके मौलिक अधिकार के विरुद्ध नहीं जा सकता। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकार के हनन को रोकने की शक्ति, इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास कैसे है। आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। और ऐसे ही अनुच्छेद है उसमें हाईकोर्ट जा सकते हैं, हाईकोर्ट में जाने का अनुच्छेद दूसरा है, वह हम आगे पढ़ेंगे। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। मान लो अभी ऐसा कानून बन जाए कि कोई भी व्यक्ति रात को 12 बजे के बाद फ़ोन नहीं, कॉल नहीं कर सकता, तो ये भाई कैसा कानून है? अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकता है, तो ये न्यायपालिका संज्ञान लेगी। ये क्यों आपने सोचा? ऐसे ही आ गया मन में। तो कोई भी ऐसा कानून, जैसे आपसे कह दिया जाए कि आप शाम को 4 बजे से 6 बजे तक घर से बाहर नहीं जा सकते, कोई भी लोग, तो पूछा जाएगा क्यों नहीं जा सकते भाई? सरकार से पूछा जाएगा क्यों नहीं जा सकते? सरकार के पास ठोस कोई सबूत है, जैसा कि कोरोना के समय था, तब तो कोई बात नहीं। ऐसे ही कुछ है कि नहीं जा सकते, हमारी मर्ज़ी, तो न्यायपालिका तुरंत आएगी कि ऐसा है, आप संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकते। संविधान में लिखा हुआ है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, बाहर जाने की आज़ादी है, टहलने की आज़ादी है, संगठन बनाने की आज़ादी है। मैंने बस एग्ज़ाम्पल ऐसे दे दिया जिससे आपको समझ में आया कि हाँ, अच्छा। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। ये कई बार एग्ज़ाम्स में स्टेटमेंट सीधे पूछा गया है कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। वही जो मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कभी खत्म नहीं किया जा सकते या कभी बदले नहीं जा सकते या कभी आप पर उसको रोका नहीं जा सकता। कोरोना में रोका गया। अब किसी देश से अगर हमारा युद्ध हो जाए, तो सरकार मौलिक अधिकारों पे थोड़ा विचार-विमर्श कर सकती है। तो ये ध्यान रखना, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, निरंकुश नहीं है। इन पर अंकुश लगाया जा सकता है। कोरोना हमेशा याद रखना, लगाया गया था अंकुश। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। औचित्यपूर्ण कारण होना चाहिए अच्छा सा, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दो। कारण अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हो प्रतिबंध, ठीक है। ऊपर एक चीज छूट गई, उसको भी पढ़ लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1946 में, सॉरी, 1996 में लागू हुआ। इसे तब बनाया और लागू किया जब रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। समझ रहे हो, अधिकार जो है वह प्रजातंत्र की आधारशिलाएं, नींव है। यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा, जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। इन किसी भी आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते।
और यह नागरिकों को संभवतः सबसे ज़्यादा व्यापक अधिकार देता है, ऐसा किसी ने नहीं दिया इतना अधिकार। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है, अपने आप ही न्यायालय संरक्षक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार कौन-कौन से हैं? गरिमा का अधिकार आपके यहाँ भी है, निजता का अधिकार आपके यहाँ भी है, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई समुदायों का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखेंगे इनमें से हमारे यहाँ कितने अधिकार हैं। कहाँ पहुंचे, क्या समझे, ये क्वेश्चन है कुछ। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए अधिकारों के घोषणा पत्र से करें। दोनों संविधानों में पाए जाते हों ऐसे दक्षिण अफ्रीका में हो, भारत में नहीं ऐसे, और भारतीय संविधान में नहीं तो दक्षिण अफ्रीका में ना हो, ऐसे अलग अलग मौलिक अधिकार लिखने हैं। तो जब हम भारत के मौलिक अधिकार पढ़ेंगे 12 से 35, तब वहां विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले तो समता का अधिकार। समता मतलब समानता, समान है सब, सबको समान तरीके से देखो, इंपॉर्टेंट है, कहानी के साथ पढ़ेंगे। निम्न दो स्थितियों पर विचार करें। ये काल्पनिक स्थितियां हैं, अभी यहाँ दोनों पढ़ेंगे हम, पर ऐसी बातें होती रहती हैं, आगे भी हो सकती हैं कि आपको उनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है। जैसे सुदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार ने सुदेश कुमार को जानता था और उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसने उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी क्योंकि वह दलित था। तो यहाँ पर देखो समानता नहीं है, एक को कप में चाय दी जा रही है, एक को कुल्हड़ में चाय दी जा रही है। अब कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न चिन्ह उठेगा कि सर, हमारे पास में एक दुकान है, वहाँ कई लोग हमें कुल्हड़ में चाय पीते मिल जाते हैं और कई लोग गिलास में, कई लोग कागज वाले गिलास में और कई लोग कांच वाले में भी। तो क्या वहां पर भी अधिकारों का हनन हो रहा है? तो मैं कहूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे मैं अगर कहीं पीने जाता हूँ चाय, तो मैं कहता हूँ कुल्हड़ में चाय देना मुझे, या मैं कहता हूँ कप में चाय देना, या मैं कहता हूँ प्लास्टिक वाले जो कागज़ वाले गिलास आते हैं उसमें चाय देना। तो ये मैं कह रहा हूँ खुद से कि ऐसे में चाय देना। तो ये अधिकार का हनन नहीं है। हाँ, कोई दुकानदार अपने यहाँ कई तरीके के गिलास वगैरह रख रहा है, वह आपका नाम पूछ रहा है, फिर एक टाइप का गिलास आपको दे रहा है, दूसरे का नाम पूछकर उसको दूसरे टाइप का गिलास दे रहा है, तीसरे का नाम पूछकर तीसरे टाइप का गिलास दे रहा है, तो वहाँ पर अधिकारों का हनन अवश्य हो रहा है। तो यहाँ पर समानता नहीं दिख रही, यानी कि समता के अधिकार का उल्लंघन है। समानता, समता, बात एक ही है, डीप में अंतर है। डीप में हम तब जाएँगे जब हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी ध्यान रखना, समता का मतलब समानता से है, ठीक है? समान। दूसरा पढ़ते हैं। टेलीविज़न के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि आगे वे समाचार ना पढ़ें। 10 में से 4, वे सभी महिलाएं थीं। इसका कारण यह बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो यहाँ क्या समानता का उल्लंघन हो रहा है? तो अगर वहाँ पहले से कोई नियम बना हुआ है, इस वजह से कि महिलाओं को ज़्यादा काम नहीं कराना है या कुछ, तो अलग बात है, वरना तो यहाँ भी समानता का उल्लंघन हो ही रहा है। हालाँकि आगे विस्तार से लिखा होगा। ये अभी पढ़ेंगे पेज को। हाँ, ये देखो, ये भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण हैं। एक में जाति के आधार पर और दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव है। आपकी राय में क्या ऐसा भेदभाव उचित है? बिल्कुल नहीं उचित है। अगर उन महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है, उन महिलाओं में ऐसा कोई पहले से नियम भी नहीं बना है, तो आप वहाँ पर भेदभाव कर रहे हैं, वहाँ पर समानता नहीं दिख रही है। ठीक है?
बाकी कई जगह ऐसा होता है नियम, तो आपको पहले से नियम बताए जाते हैं, तो आप नियम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। वह नियम किसी भी तर्क पर आधारित होंगे तब तो सही है, अगर बेतर्क हैं तब वह नियम भी मान्य नहीं होने चाहिए। तो पहले में जाति के आधार पर असमानता है, दूसरे में लिंग के आधार पर असमानता है कि अगर महिला 45 वर्ष से ऊपर की है तो उसे हटा दिया जा रहा है, पुरुष को प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। भारत का संविधान भाग 3 में मौलिक अधिकार है, आइए पढ़ते हैं। पहला है समता का अधिकार, ये ग्रुप कह सकते हैं, कई अनुच्छेद हैं, उसके एक ग्रुप को समता का अधिकार कह दिया गया, एक ग्रुप को स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया, एक ग्रुप को शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा गया। तो 1, 2, 3, एक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया, 4, एक को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कहा गया, 5, एक को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया, 6। तो क्या जब संविधान बना था तो 6 टाइप के अधिकार थे? नहीं, तब 7 प्रकार के अधिकार थे। कितने प्रकार के अधिकार थे? 7 प्रकार के। तो अब 6 हैं, इसका मतलब एक अधिकार जो था 7वां वो हटा दिया गया। वो क्या था? वह संपत्ति का अधिकार था। किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितने प्रकार के अधिकार हैं, तो 6 प्रकार के अधिकार हैं। मूल संविधान में या स्वतंत्र होने के समय या संविधान लागू होने के समय कितने प्रकार के अधिकार थे? तो 7 प्रकार के अधिकार थे। कौन सा अधिकार हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। उसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब बस मौलिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार है, आप कानून की तरीके से लड़ाई लड़ सकते हो। आर्टिकल 300 ए में उसे रखा गया है। विस्तार से सब कुछ पढ़ेंगे आप। तो समता का अधिकार में क्या क्या आता है? ठीक है, देख लेते हैं समता के अधिकार में। तो पहले तो कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण। अगर आपके ऊपर कोई केस है चल रहा, तो आप भी कटघरे में खड़े होंगे जाकर जज साहब के सामने। मुझ पर चल रहा, मैं भी कटघरे में खड़ा हूँगा जाकर। अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है, उद्योगपति है, नेता है, वह भी उसी कटघरे में खड़ा होगा जाकर, आप देखते होंगे। तो यहाँ पर कानून के समक्ष समानता है। मैंने किसी की हत्या कर दी, आपने किसी की हत्या कर दी, सेम कानून दोनों पर अप्लाई होगा। इसे समानता का अधिकार कहते हैं। बाकी समानता का अधिकार अपने आप में आधे घंटे का टॉपिक है, 15 मिनट तो लगेंगे ही, जब हम विस्तार से पढ़ेंगे वहां समझेंगे। अभी आप समानता का अधिकार में कानून के समक्ष समानता या कानून का समान संरक्षण याद कर लीजिए। हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे जब रेफरेंस पढ़ेंगे। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आप किस धर्म के हैं, इस पे भेदभाव नहीं होगा। आप किस वंश में जन्मे, भेदभाव नहीं होगा। आप किस जाति के हैं, इसको लेकर भेदभाव नहीं होगा। पुरुष हैं, महिला हैं, अन्य हैं, भेदभाव नहीं होगा। आप कहाँ जन्मे थे, इस पर भेदभाव नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? क्या आप मेरे घर में कभी भी घुस सकते हो? नहीं, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं वहाँ भेदभाव कर सकता हूँ कि भाई साहब ऐसा है, मैं आपको नहीं जानता, आप निकल लो। ठीक है? लेकिन कोई दुकान है, कोई होटल है, सार्वजनिक कुआँ है, तालाब है, स्नान घाट है, सार्वजनिक सड़क है, इन सब में आप भेदभाव नहीं कर सकते। मैं होटल पे जा रहा हूँ, होटल वाला ये नहीं कहेगा आप इस धर्म, जाति या लिंग के हैं तो मैं आपको नहीं आने दूंगा। ठीक है? रोजगार में अवसर की समानता। अब कुछ लोग कहेंगे रोजगार में अवसर की समानता कैसे हुई? कुछ लोगों का 60 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता है, कुछ लोगों का 70 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसी कैसी समानता है? मेरे दोस्त के 68 आए, उसकी नहीं हुआ, एक आदमी के 60 आए, उसका हो गया। तो ये कहाँ समानता है? ज़्यादा नंबर वालों का तो होता नहीं है, कम नंबर वालों का हो जाता है। तो ये भी अलग टाइप की समानता है, इसको भी हम विस्तार से देखेंगे तब पढ़ेंगे। अभी आप ये देखो, रोजगार में अवसर की समानता। कई दिमाग में प्रश्न उठ रहे होंगे, लेकिन ये मौलिक अधिकार अपने आप में 3-4 घंटे का टॉपिक है।
क्योंकि प्री प्लस मेंस के लिए पढ़ोगे, वरना ऐसे हवा में उड़ा देंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं। तो आपको क्या चाहिए, पूरा विस्तार से पढ़ना है ना। हाँ, अभी बस देख लो कि अच्छा ये पॉलिटी में पढ़ना है। छुआछूत का अंत। आप जानते हैं पहले छुआछूत होती थी, अब तो ना के बराबर हो, कभी कभार कहीं कहाँ कहीं होती होगी, वरना तो नहीं होती। उपाधियों का अंत। कोई उपाधि नहीं धारण कर सकता। हम राजा हैं ये नहीं, हम महाराजा हैं ये नहीं, कोई भी उपाधि हो। सिर्फ डॉक्टर, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, शैक्षणिक है, या सेना के अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल। बाकी उपाधियों का अंत किया गया। अब वहां पर तो समानता थी कि सब समान है, अब स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कितनी मिली हुई है हमें। तो पहला तो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये अगर मैं आर्टिकल आपको बताऊं तो ये 14 आर्टिकल है, ये 15 आर्टिकल है, ये 16 आर्टिकल है। ये 16 आर्टिकल ही अभी हाल फिलहाल में समीक्षा अधिकारी में पूछा गया। 17, 18, ये पूरा 19 आर्टिकल है। दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगभग हमेशा पूछा जाता है। एक 19, एक 21। विस्तार से पढ़ेंगे, इसमें ही 15-20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है, जिसके अंतर्गत काफी चीजें आती हैं। क्या क्या आता है? भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार। मैं बोल रहा हूं, ये मेरा अनुच्छेद 19 में आता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप बोलकर, लिखकर, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार। आप देखते होंगे कई लोग कई मैदानों में इकट्ठा होते हैं, चुनाव में लोग इकट्ठा होते हैं, तो सभा करने का अधिकार। संगठित होने का अधिकार। कई जाति की रैलियां होती हैं, कई धर्म की रैलियां होती हैं, कई राजनीतिक रैलियां होती हैं, सब संगठित हो सकते हैं। कितने संगठन बने हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में संगठन बने हैं। भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार। आप कहीं भी जा सकते हो, अभी फ्लाइट फोड़ो, तमिलनाडु पहुंच जाओ, ट्रेन का टिकट लो, कहीं पहुंच जाओ, कहीं भी जा सकते हो। भारत के किसी भी हिस्से में बसने का, रहने का अधिकार। फलाने व्यक्ति बंबई गए, रहने लगे जाकर, दिल्ली गए, रहने लगे जाके, कोई बेंगलुरु, तो कहीं भी जाकर रह सकते हो। कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने का अधिकार। कुछ भी व्यापार कर रहे हैं लोग तो उसमें अधिकार है उसे, लेकिन इन सब में भी रिस्ट्रिक्शन है। व्यापार का मतलब ये नहीं कि आप अफीम का व्यापार करने लगो, ठीक है। पेशा चुनने का मतलब ये नहीं कि हम मर्डर करने का पेशा चुन लिया है। तो इसमें ये सब है अपवाद, ठीक है। लेकिन बाकी तो आप समझ गए कि ये अधिकार आपको प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये 20 में है। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये हम विस्तार से पढ़ेंगे तो बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा अगर कोई है तो वह है 21। ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन की रक्षा, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमें अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। इसके अंतर्गत काफी कुछ आता है। इसके अंतर्गत आपकी निजता का अधिकार आता है, इसके अंतर्गत आपको सोने का अधिकार आता है। तो इसके अंतर्गत काफी चीजें आती हैं। ये संविधान में तो नहीं लिखी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर ये बातें बताते रहे हैं कि इसके अंतर्गत क्या आता है। फिर वही बात विस्तार से पढ़ेंगे तब और चीजें समझेंगे। शिक्षा का अधिकार 21A में आता है। ये बात को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जोड़ा गया था। अभियुक्तों और सजा पाए लोगों का अधिकार ये 22 में आता है अनुच्छेद। चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें मानव के दुर्व्यापार, बंधुआ मजदूरी पर रोक 23 में आता है। अभी हम ऊपर भी देख कर आए थे, बंधुआ मजदूरी मतलब जबरदस्ती नहीं करा सकते। मानव का दुर्व्यापार, मानव को ही बेच दिया, ऐसा नहीं कर सकते। जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराना 24 में है। आप बच्चे से पटाखे नहीं बनवा सकते, आप बच्चे से कोई गलत काम या जोखिम भरा काम नहीं करा सकते। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 25 से आगे की कहानी है। आस्था प्रार्थना की जाती, धार्मिक मामलों के प्रबंधन किया जाती, धर्म अभिवृत्ति, अदायगी, स्वतंत्रता, शिक्षा संस्था, ये सब। फिर आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति का संरक्षण है। यह अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि भाषाई आधार पर भी है। जो भाषा में कम है,
जैसे हिंदी बोलने वाले बहुत हैं, तो वह अल्पसंख्यक नहीं होंगे। कम वो भाषा बोलने वाले कोई लोग हैं, तो वह अल्पसंख्यक होंगे, ठीक है? धर्म के आधार पर भी और भाषा के आधार पर भी शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित करने का अधिकार। अपने तरीके से शैक्षिक संस्थाएँ भी, कॉलेज वगैरह भी ओपन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, ये 32 में है। भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद कहा है। कहा है कि अगर ये अनुच्छेद ना होता तो पूरे संविधान के मौलिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं। ये है क्या? इसमें कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हो, ये इसमें लिखा है। अगर ये होता ही नहीं, मान लो ये होता ही नहीं, ठीक है? तो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता, तो आप क्या कर लेते? कुछ नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये है, तभी ये सारे अधिकार आपको मिले हुए हैं। कोई भी अधिकारों का हनन हो, आप न्यायालय जा सकते हो। एक था जो 7th संपत्ति का अधिकार, वो हटा दिया गया है, ठीक है। समता का अधिकार ऐसे और अन्य के प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। बाकी ये सब मैंने देख ही लिया। बस ये ध्यान रखना, केवल 5 आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। यहाँ पर निवास स्थान नहीं लिखा है, यही फँसाता है। जन्म स्थान, आपका जन्म कहाँ हुआ? जैसे मान लो मुझे अब अगर नौकरी देनी हो, मुझे हायर करना हो किसी को, मान लो टाइपिंग के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम दिल्ली में जन्मे हो इसीलिए मैं तुम्हें नौकरी पे नहीं रखूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप राजस्थान में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, तो मैं आपको नौकरी पे नहीं रखूँगा। आपको नौकरी करनी है तो लखनऊ आना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि निवास पर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं, जन्म स्थान पर नहीं। निवास पर क्योंकि मुझे चाहिए वो जो यहाँ रहता हो, जो रोज़ 8 बजे 10 बजे आ पाए, 5 बजे जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है? तभी आपने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर लिखा होगा कई बार निवास स्थान। कई कंपनी कहती है आप रहते कहाँ हैं? तो निवास पे प्रतिबंध हो सकता है, जन्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो पाँचों याद रखिएगा, ये 5 ही लिखे हैं, केवल 5। कोई भी किंतु परंतु मत करना, ये सब दिखे तभी आप उसको टिक करना। कौन-कौन से फिर से बता दूँ? धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दैट्स इट, और कोई शब्द नहीं चलेगा। किसी भी आप लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित है, कहीं भी, मतलब कहीं भी भेदभाव नहीं हो सकता, किसी भी समाज में, किसी भी सरकारी ऑफिस वगैरह में। फिर आता है छुआछूत। छुआछूत मैंने बता ही दिया। छुआछूत होती थी, गिलास में पानी नहीं पिएँगे, वो सब चीज़ें आपको पता है छुआछूत क्या होता है। उस प्रथा को भी खत्म किया, भद्दा रूप था, समाप्त कर दिया गया। उसी के अकॉर्डिंग यह व्यवस्था की गई कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये उपाधि वाला दूसरे में था। छुआछूत 17 में था, उपाधि 18 में था, ठीक है? ना कोई छुआछूत कर सकता है, ना कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है। सभी नागरिकों के समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त है। कोई राजा-महाराजा नहीं लगाएगा नाम के आगे। क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? यह समानता को कैसे परिभाषित करती है? आप पाएँगे प्रस्तावना में समानता के बारे में 2 बातों का उल्लेख है। एक, वहाँ लिखा है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये प्रियम्बल प्रस्तावना उद्देशिका जो संविधान के पहले लिखी है, उसमें लिखा गया है। तो संविधान जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे, उसको याद रखना भी होता है। चलिए यहाँ कुछ लिखा है, देख लेते हैं। क्या ऐसी बातें हमारे देश में होती हैं या ये सब केवल काल्पनिक है? ये सब जन्म स्थान के आधार पर समानता, छुआछूत, ये सब खत्म हो गया है कि अभी भी होता है? तो कई जगह खत्म हो गया है। अभी भी 2-4% 10% तो बकाया होगा ही होगा, क्योंकि जहाँ तक शिक्षा पहुँचती है वहाँ तक चीज़ें पहुँचती हैं। गाँव में अभी तक हो सकता है कहीं पे होता हो सकता है क्या होता ही है अभी गाँव में थोड़ा बहुत, लेकिन तब भी धीरे-धीरे बदलाव काफ़ी आ गया है और आगे भी आएगा। जैसे आप भी कई दोस्त होंगे, आप अपने दोस्तों के साथ भेदभाव नहीं करते होंगे, कोई छुआ-छूत नहीं होगी, तो ऐसे ही बदलाव तो आया है, लेकिन गाँव में अभी भी हो सकता है ना हो।
अनुच्छेद 16(4) यही क्वेश्चन पूछा गया था। सीधे पूछा जाता है 16(4). तो अनुच्छेद 16 में काफ़ी चीज़ें हैं, फिर 16(1), 16(2) और भी सब टॉपिक उसके कर दिए जाते हैं। जैसे हम लोग तो हिंदी माध्यम में थे तो कक्षा 9 होता था। लेकिन आप जब अंग्रेजी माध्यम में देखोगे तो वहाँ काफ़ी लोग होते हैं। तो 9A कौन-सा सेक्शन है तुम्हारा? तो 9B, तुम किसमें हो? तो 9C, D, E ऐसे क्लासेस चलती हैं। इसमें ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो यही यहाँ समझ लो। इसमें ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं, उसको 16(1), 16(2), 16(3) कर देते हैं। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों का आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। मतलब राज्य के कुछ पिछड़े हुए नागरिक हैं जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको थोड़ा-सा हेल्प कर सकती है, ठीक है? तो ये समानता का उल्लंघन नहीं होगा। जैसे कि मैंने आरक्षण की बात बताई थी कि 60 लोग पर हो गया सिलेक्शन, किसी का 68 है, नहीं हुआ, तो वहाँ पर अपवाद हैं। वहाँ पर समानता का परिभाषा दूसरी है, वो हम सब विस्तार से रेफ़रेंस में पढ़ेंगे। अभी एनसीईआरटी में बस हम देख रहे हैं कुछ ऐसा ना मिले नया, जो हम रेफ़रेंस में ना पढ़ें। अगर रेफ़रेंस में पढ़ना होगा तो वहाँ विस्तार से समझेंगे। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। लेकिन आप जानते हैं कि यूपीएससी ही ले लो, जनरल को कम 6 अटेम्प्ट्स ऐड हैं, ओबीसी को ज़्यादा, एससी को और ज़्यादा। तो यहाँ पर समानता कहाँ है अवसर में? अवसर में समानता का मतलब तो यही है, अगर किसी एक को 10 मिल रहे हैं अटेम्प्ट, तो दूसरे को भी 10 अवसर मिले, तीसरे को भी 10 अवसर मिले, लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो यही समानता की दूसरी परिभाषा है, ठीक है? ये समान अवसर ही हैं अगर दूसरे तरीके से देखो। चलो समझा ही देते हैं। मान लो यहाँ से भागना था रेस करने के लिए, ठीक है? ये पट्टी है, ठीक है? यहाँ भागना है सबको। एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है और एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है? अब आप कह रहे हो सबको समानता की बात करनी है, तो समानता की बात तब करोगे जब इस आदमी को भी यहाँ ले आओ, इस आदमी को भी यहाँ ले आओ, तब समानता की बात करोगे ना? तो वही यहाँ पर कहा गया है आरक्षण में कि ये तो पहले से यहाँ पर है। समानता तब होगी जब एक साथ नहीं भागने की बात हो। आप कह रहे हो कि सबको एक साथ भगाओ, 30 मिनट सबको दो, तो 30 मिनट अगर सबको दोगे तो ये तो बहुत पीछे खड़ा है, तो ये तो पहले ही हार जाएगा। ये पीछे खड़ा है, ये भी हार जाएगा, जीतेगा तो ये, क्यों? क्योंकि ये तो आगे खड़ा है। तो आप 30 मिनट ना दो, इसको 30 मिनट दो क्योंकि ये आगे खड़ा है, इसको 35 मिनट दो क्योंकि ये थोड़ा पीछे है, इसको आप 50 मिनट दो। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि 30, 35, 50 ये कहाँ समान है। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा समान का मतलब किस तरीके से यहाँ पर लिया गया है। समझ गए? वरना हम पूरा विस्तार से जब पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से स्टोरी बना के समझेंगे। और यहाँ समझ गए होंगे तो लिख दीजिएगा समझ गए। अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त है समाज में, वहाँ समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? मैंने बता दिया क्या मतलब हो सकता है। संविधान स्पष्ट करता है सरकार बच्चों, महिलाओं, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बहुत बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं व निर्णय लागू कर सकती है। आपने नौकरियों, स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में सुना होगा, ये तो मैंने बता ही दिया। अनुच्छेद 16(4) साफ-साफ कहता है आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। क्यों? मैंने अभी डायग्राम के मामले में आपको सुना दिया। आरक्षण ही अवसर की समानता की बात है। मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया। क्या आप एक न्यायाधीश हैं? चलो पढ़ते हैं। आप ओडिशा के पुरी जिले के दलित समुदाय के एक सदस्य हादी बंधु से एक पोस्टकार्ड मिलता है। उसमें लिखा है कि उसके समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियों के विवाहोत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे।
इसके बदले उस समुदाय की 4 महिलाओं को पीटा गया, उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया। पोस्टकार्ड लिखने वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने, विवाह में भोज के बाद जूठन हटाने, बर्तन मांजने का परंपरागत काम करने को तैयार नहीं हैं। यह मानते हुए कि उपयुक्त तथ्य सत्य है, आपको निर्णय करना है कि क्या इस घटना में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आप इसमें सरकार को क्या करने का आदेश देंगे? ये कुछ-कुछ मुझे एथिक्स की केस स्टडी लिख लग रही है। ऐसी ही एथिक्स में केस स्टडी होती है, बस वो थोड़ा-सा टफ होती है और यहाँ पे ईज़ी है। आपको लग रहा है कि हाँ, समानता के अधिकार का उल्लंघन हो ही रहा है, ठीक है? सरकार को क्या आप आदेश देंगे? ये आपके ऊपर है, आप सोचिए। अनुच्छेद 21 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपके जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आपको कोई भी मार नहीं सकता, आप स्वयं भी नहीं। हाँ, क्योंकि अनुच्छेद 21 में संविधान कहता है अगर आपको या मुझे मौत आनी है या तो वो नेचुरल तरीके से है या फिर विधि, जो पहले से कानून बने हैं उसके अकॉर्डिंग। किसी भी आपने देखा होगा कोई रेप-वेप होता है, तो उसको कहा जाता है फांसी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन न्यायालय नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि फांसी दे दो, लटका दो चौराहे पर, ये सब विधि के अनुसार कानून में नहीं है और जो विधि के अनुसार नहीं है, वैसे किसी की मौत नहीं ली जा सकती। विधि में जो लिखा है कि अगर ऐसा काम किया तो 302, 307 जो पहले लगती थी, उसके अकॉर्डिंग फांसी होगी या 7 साल की कारावास होगी या जो भी होगी, वही आप कर सकते हो, कोई नया नहीं बना सकते हैं। समझ गए? तो जब कोई आत्महत्या करता है तो वह विधि के अकॉर्डिंग नहीं होता, ना नेचुरल डेथ है। तो वह भी देखा जाए तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और इस पे काफ़ी विचार-विमर्श चला कि आत्महत्या क्या कई बार लोग कहते हैं अगर आत्महत्या करते बच गए तो क्या पुलिस अरेस्ट कर सकती है? क्योंकि आपने हत्या तो किया करने की कोशिश की ना, किसी को मारने की कोशिश की ना, वो खुद भले ही हो, खुद को भी मारने की कोशिश तो की। अब आप पे चलेगा मुकदमा। तो लोगों को लगता है ये क्या है? तो इस पे काफ़ी बहस हुई। अब इस पे निष्कर्ष क्या निकला ये सब हम विस्तार से पढ़ेंगे। सर आप प्रश्न बहुत छोड़े जा रहे हो। हाँ, क्योंकि अब इसमें एबीसीडी है लेकिन आपको समझाना पूरा ग्रंथ है, ठीक है? तो यहाँ पर ज़रूरी है एनसीईआरटी पढ़ना इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ये ना दिमाग में रहे कि एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़ी पॉलिटी। बाकी हम विस्तार से पढ़ेंगे। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ, अभी मैं यहाँ इतना ढंग से पढ़ा रहा हूँ, इतना विस्तार से कहानियाँ बता रहा हूँ, तो जब मैं मेन पढ़ाऊँगा किताब तो सोचिए क्या होगा? कमेंट में बताइएगा कि कैसा क्या है? अब समानता हो गया स्वतंत्रता, तो ये सब भी मैंने बता ही दिया। ये ध्यान रखना स्वतंत्रता का मतलब है बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुँचाए, बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुँचाए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। मतलब कई बार लोग कहते हैं ना, मेरी स्वतंत्रता है ये, तो भाई दूसरे की भी है। तुम्हारी स्वतंत्रता वहीं तक है, जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता शुरू ना हो जाए। जैसे कई बार आपने देखा होगा ये भारत का नक्शा है, ठीक है? ये मान लो निन किसका श्रीलंका का नक्शा है। तो भारत की जो एरिया है वहीं तक है, जहाँ तक श्रीलंका का एरिया नहीं शुरू हो जाता, समझे? अब भारत ये कह दे कि हमारा खुला समुद्र है, हम कहीं भी जाएँ, तो नहीं भाई। आप वहीं तक जा सकते हैं जहाँ तक आपका एरिया है, उसके बाद श्रीलंका का एरिया शुरू हो जाता है। 20 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल ये सब जियोग्राफी में पढ़ोगे, कहोगे तो समझा दिया जाएगा। तो ऐसे ही आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक है जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता नहीं आती। आप दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करके अपनी स्वतंत्रता का लाभ नहीं ले सकते। आपको चिंतन की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कार्य करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप जैसा चाहें वैसा करें। आप देश को कुछ नहीं कह सकते। आप किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उसकी भी स्वतंत्रता है।
तो ये सब चीज़ें याद रखने वाली हैं। क्या इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिसमें कानून का एक आदमी की ज़िंदगी ले सकता है? या तो अजीब बात है, क्या आपको कोई ऐसा मामला याद आता है? पढ़िए, देखते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में ये आता है। क्यों? क्योंकि इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। ऊपर जो देखे थे, कानून के अकॉर्डिंग ही किसी को पनिश किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यस, आपको अगर कोई गिरफ्तार करने आए तो आप उससे पूछिए, भाई क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? आपको बताकर ही गिरफ्तार किया जाएगा। और दूसरा, आपको अपने वकील से बात करने की इजाज़त होगी। आप कह सकते हैं मुझे अपने वकील से बात करनी है। इसके अलावा व्यक्ति जो अरेस्ट कर रहा है आपको, वह 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने पेश करेगा और न्यायाधीश इस बात का निर्णय करेंगे कि गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं। 3 बात ध्यान रखिए, कोई भी अरेस्ट करेगा तो वह कारण अवश्य बताए, किसी न किसी को घर में इन्फॉर्म करे कि भाई मैं इन्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। आप अगर कह रहे हो मुझे वकील से बात करनी है, तो वकील से बात कराएँ। 24 घंटे के अंदर आपको न्यायाधीश के सामने पेश करें। ये नहीं कि हाँ, कहीं भी लिए जा रहे हैं, अरेस्ट करने के बहाने नहीं। 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के पास पेश करें। न्यायाधीश कहेगा गिरफ्तार करना है या नहीं। इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा बढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय ने माना जीवन के अधिकार का अर्थ व्यक्ति को आश्रय, आजीविका का भी अधिकार हो। इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। वही मैंने बोला, सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर काफ़ी बातें बोली हैं। 25 से ज़्यादा, 25 के आसपास कुछ होंगी। सोने का अधिकार, इंटरनेट यूज़ करने का अधिकार, ये सब। तो वह सब हम विस्तार से पढ़ेंगे। निवारक नज़रबंदी, ये भी एक नई चीज़ है। नई चीज़ मतलब आपके लिए हो सकती है नई चीज़ हो। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि कोई नेता है, वह प्रोटेस्ट करना चाहता है या कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है, कोई नेता आ रहा है, तो विरोधी नेता जो है वह काले झंडे दिखाना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उनके यहाँ 2-3 पुलिस वाले जाकर बैठ जाते हैं, कहते हैं आप घर से नहीं निकल सकते। देखा है ना? कुछ नेता भौकाल टाइट करने के लिए भी ऐसा करते हैं कि मैं तो करूँगा, और पुलिस वाले बाहर बैठते हैं तो वो फ़ोटो डालते हैं कि देखो पुलिस बाहर बैठी है, हमें बाहर नहीं निकलने देती। तो उसको निवारक नज़रबंदी कह सकते हैं, एक तरीके का छोटा-मोटा उसका रूप, ठीक है? बाकी जम्मू-कश्मीर में जब 370 हटी तो काफ़ी लोग नज़रबंद हुए, काफ़ी महीनों तक रहे, क्योंकि वहाँ मतलब सरकार या पुलिस ये सोच कर कि आप कुछ गलत कर सकते हो, आपके वहाँ उपस्थित होने से कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, तो ऐसा करता है। बाकी लिखा है पढ़ ही लेते हैं। सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, और यहाँ निवारक नज़रबंदी का मतलब है उससे पहले। इसके अपवाद भी हैं। कभी-कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैरकानूनी कार्य करने वाला है। तो यहाँ आशंका पर भी अरेस्ट हो सकता है कि आप कुछ गलत करने वाले हो या आप लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने वाले हो। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था, शांति सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तब वह उसे बंदी बना सकती है। लेकिन ये अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। 3 महीने के बाद अगर बढ़ाना है, तो एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष ये मामला लाया जाएगा। सलाहकार बोर्ड कहेगा कि हाँ, इन्हें और ज़्यादा दिन तक निवारक नज़रबंदी में रखो, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है, कानून व्यवस्था, शांति सुरक्षा के लिए खतरा है, तो वो बढ़ जाएगी। लेकिन अधिकतम 3 महीने, ये याद रखना, उसके बाद एक बोर्ड तय करेगा। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तथ्यों, राष्ट्र विरोधी तथ्यों से निपटने का हथियार था, लेकिन सरकार ने प्राय इसका दुरुपयोग किया है।
क्योंकि आपके हाथ में है। आप किसी को भी कह दो कि भाई ये इस कानून व्यवस्था उल्लंघन करने वाला था इसीलिए निवारक नज़रबंदी लगा दी। तो कई मामले आए हैं जिसमें कहा गया कि शायद दुरुपयोग होता है। अनेक लोग यह मानते हैं इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों को विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों निवारक नज़रबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। जैसे कई लोग कहते हैं ना दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे जाके, तो बड़े-बड़े जो नेता होते हैं, उन्हें पहले ही घर पे रोक लिया जाता है कि आप नहीं जा सकते। अब एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था तो कई लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ पुलिस आ गई थी, हमको वहाँ रोका रखा कि आप नहीं जा सकते। अन्य स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत और भी अधिकार हैं, लेकिन वही निरंकुश नहीं है, इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है समय के अकॉर्डिंग। जैसे घूमने के अधिकार पे वो लगाया गया था अंकुश कोरोना के समय। भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कानून व्यवस्था, शांति, नैतिकता के आधार पर सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। शांतिपूर्ण आप कर सकते हो, हथियार के साथ नहीं कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना। कई बार आप सुनते हो कि 4 से ज़्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते एक पास, वो भी 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। कोरोना के समय आप देख लो, ठीक है, कई बार कहा जाता है दुरुपयोग होता है, ठीक है। कई बार विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर दिया जाता है। अगर जनता थोड़ा-सा अवेयर है, सतर्क है, सजग है, तो दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है, वरना तो दुरुपयोग भी होता है। यहाँ पर सोमनाथ लाहिड़ी ये हमने क आज ही सुबह जब पढ़ा एनसीईआरटी हिस्ट्री का 12th क्लास लास्ट चैप्टर वहाँ भी इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मैं समझता हूँ इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे कि काफ़ी कम अधिकार दिए गए हैं। प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है, जो उन अधिकारों की पूरी तरह से वापस ले लेता है। मतलब हर जगह युक्त प्रतिबंध लगाया गया कि अगर ये आपको स्वतंत्रता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ये समानता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तभी इन्होंने ऐसी बात कही थी। आरोपी या अभियुक्त के अधिकार हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हों। हमारे यहाँ तो आतंकवादियों को भी कायदे कानून से सज़ा दी जाती है। उसे भी विधि के अनुसार सज़ा दी जाती है, बाकायदा जेल में होता है। इस समय भी कई पड़े हैं, सड़ रहे हैं। बाकायदा कोर्ट जाता है, फिर सुनवाई होती है, फिर कोर्ट निर्णय लेता है अगर तो फांसी होती है वरना कारावास होती है। मतलब हमारे यहाँ आतंकवादियों को भी विधि के अकॉर्डिंग ही काम होता है। आप कहते हो ना आतंकवादी को मार दो, क्यों खिचड़ी खिला रहे हो, खाना खिला रहे हो, क्यों जेल में सुरक्षा इतनी? पहले तो आतंकवादी सुरक्षा दो उसे, कहीं भाग ना जाए। आतंकवादी है तो उसे छुड़ाने के लिए कई बार प्लेन हाईजैक हो जाते हैं। पता है आतंकवादी तो निपटाओ, सभी यही कहते हैं ना, लेकिन आपके संविधान में क्या लिखा है? विधि द्वारा ही निपटाया जा सकता है। समझ रहे हो? आपको लगता होगा ना कि क्यों इन्हें बिठा के खाना खिलाते हो, जबकि पता आतंकवादी हैं। क्योंकि आपके संविधान में है विधि के अकॉर्डिंग ही किसी की जान ली जा सकती है। खैर, हम प्राय ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है। आपको यही लगता है ना कि मेरे ऊपर मुकदमा लिखा दिया किसी ने, अब मैं दोषी हो गया। कई नेता लोग हैं जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन वो नेता बने बैठे हैं, पुलिस वाले उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं, क्योंकि वह अभी दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं। लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता है, तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता और वह आराम से मंत्री-वंत्री बन सकता है। यह भी ज़रूरी है किसी अपराध के आरोपी को स्वयं बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। वकील-वकील कर लो। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान में 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। कौन-कौन से? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। मान लो मैंने मैं बार-बार खुद को क्यों लाता हूँ? खैर मैं ही कर देता हूँ। मैंने कोई गलत काम किया, जज साहब ने हमें सज़ा सुना दी। अब लोग संतुष्ट नहीं हैं, कह रहे नहीं इस जज साहब इसे और बड़ी सज़ा दो। जज साहब ने कहा नहीं भैया संविधान में लिखा है, एक बार ही सज़ा मिल सकती है।
खत्म कहानी। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता। जैसे जब निर्भया का कांड हुआ था, वो केस हुआ था, हम लोग 10th में तब थे शायद। तो कई लोगों ने कहा फांसी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो उसमें उसी कानून के अकॉर्डिंग सजा हो सकती थी जो पहले से बना है। आप तुरंत कानून बनाकर सजा नहीं दे सकते, ठीक है? मान लो 20 तारीख को कोई घटना हुई घटित, अब आप ये नहीं कर सकते कि 21 तारीख को कानून बनाओ और इसको सजा दो। 20 तारीख को अगर घटना हुई है, इससे पहले जो कानून है उसके अकॉर्डिंग ही सजा होगी। कितने बढ़िया-बढ़िया कानून है ना? कितनी बढ़िया-बढ़िया बातें संविधान में लिखी गई हैं। तो ये सोचकर लिखी गई थी कि इसका दुरुपयोग ना हो। लेकिन किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। आप देखते होंगे हर बार पुलिस वाले कहते हैं सबूत, कोर्ट में चलता है सबूत। कोर्ट में ये भी तो हो सकता है कि व्यक्ति खुद ही कह दे कि भाई हम ही ने मारा है, हो सकता है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा है? अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता। आप अपनी गवाही नहीं दोगे कि मैंने मारा है, सबूत चाहिए। तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। एक ही अपराध की 2 सज़ा नहीं। आपने ₹50 पेंट से चुरा लिए पापा के, पापा ने 2 थप्पड़ मारे, चले गए ऑफ़िस, शाम को फिर आए, फिर उन्होंने 4 थप्पड़ मारे। अब क्यों मारा? सुबह तो नोट चुराया था ना, सुबह तो मार लिए थे 2 थप्पड़, अब क्यों? तो ऐसा नहीं हो सकता। एक बार मार लिए 2 थप्पड़, बस खत्म कहानी। एक बार एक अपराध के लिए सज़ा मिलेगी। पिछली तारीख से घोषित नहीं होगा। जो अभी तक कानून है उसी के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी और अपने विरुद्ध साक्ष्य देने की बात नहीं करेंगे। बाकी आप पढ़िएगा पॉज़ करके। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के वही गरीब, दलित, शोषित, वंचित। शोषण नहीं हो सकता, बंधुआ मजदूर, बेकार, बिना पैसे के, कम पैसे के, ज़बरदस्ती काम, ये सब नहीं कराया जा सकता। दास प्रथा जो चल रही थी, वो सब नहीं हो सकती। ज़मींदार, सूदखोर, पहले धनी लोग जो थे बंधुआ मज़दूरी कराते थे, भट्टे पे काम करवाते थे, वो सब नहीं हो सकता। अब अगर किसी से खुद काम कराना है, जैसे बच्चा कोई काम कर रहा है, नहीं करवा सकते। 14 वर्ष से कम आयु, 14 वर्ष याद रखना, कितना वर्ष? 14 वर्ष, क्योंकि कई बार बच्चे मतलब आप 18 वर्ष मान लेते हो कि 18 वर्ष से कम आयु के, नहीं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी कारखाना, खदान, खतरनाक जगह पर काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? कई बार आप देखते होंगे 14 वर्ष से कम लोग मूवीज़ में काम कर रहे हैं, सीरियल में काम कर रहे हैं, नाटक में काम कर रहे हैं, तो वह खतरनाक काम में नहीं आता, वह हॉबी में आता है, वह मज़ा आता है वहाँ, वो कह सकते हैं। और ज़बरदस्ती आप वहाँ भी काम नहीं करा सकते कि ज़बरदस्ती बच्चे से करा रहे हो। वहाँ उसे स्किल के तौर पे, सीखने के तौर पे, हॉबी के तौर पे देखा जाता है, ज़बरदस्ती के तौर पे नहीं देखा जाता, ठीक है? बाल श्रम को अवैध बनाकर शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाना, ये सब आता है। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वही अपने धर्म को मानो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है, लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है, इतिहास गवाह है, दुनिया के नहीं देश शासक ने अपने जनता धर्म को स्वतंत्र अधिकार नहीं दिया। मुगल आए तो उनके हिसाब से कहानी चली, अंग्रेज आए उनके हिसाब से कहानी चली, तो जैसा शासक वैसा धर्म। लेकिन यहाँ कहा गया है सबको अपने धर्म को मानने का अधिकार है। कई देश हैं जो धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं। आपका पड़ोसी जब देश टूटकर अलग हुआ तो वह धार्मिक बन गया, हम लोकतांत्रिक बने। दशा उसकी देख लो, अपनी देख लो, हम बढ़ते जा रहे हैं, इज़्ज़त मिल रही है, वह कभी इसके सामने हाथ फैलाए, कभी उसके सामने। शासकों के अलग धर्म को मानने वाले, ठीक है, ठीक है। कई धार्मिक कहते हैं ना कि वो धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती कराया जाता है, तो वह भी गलत है। कोई अपनी इच्छा से किसी धर्म को मान ले तो अलग बात है। और इसमें ये भी है कि आप किसी धर्म को नहीं मान रहे तब भी कोई बात नहीं, वह भी आपका अधिकार है। धर्म को मानना, ना मानना दोनों अधिकार है। मैं नास्तिक रहना चाहता हूँ, आपका अधिकार है। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। कोई भी धर्म चुन सकते हो, किसी भी धर्म का पालन नहीं करना चाहता तो भी कोई बात नहीं है। अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने, प्रचार करने का समान हक है। आप प्रचार कर सकते हो लेकिन ज़बरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, ये ध्यान रखिएगा, कहीं लिखा ही होगा यहाँ पर। यहाँ भी अधिकार असीमित नहीं है। एक लाइन ध्यान रखना, अधिकार कहीं भी असीमित नहीं है, सब पर रोका जा सकता है, ठीक है? कुछ सामाजिक कुरीतियाँ अगर हैं
तो उसमें हस्तक्षेप कर सकती है सरकार। जैसे कई लोग कहते थे 3 तलाक हमारा पर्सनल है, 3 तलाक ये है, 3 तलाक वो है। नहीं भाई, उससे महिलाओं को परेशानी होती है, हट गया। आप सती प्रथा देख लो, एक से अधिक विवाह, मानव बलि, ये सब प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि कुप्रथाएँ थीं। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। अब आप लॉ एंड ऑर्डर में पर बात करोगे तो वहाँ भी आपको प्रतिबंधित किया जाएगा कि भाई ऐसे नहीं करना है, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? लोक व्यवस्था वही जो मैं बता रहा, नैतिकता, स्वास्थ्य कोरोना के समय सबको बंद कर दिया गया। कोई मंदिर, मस्जिद कोई कहीं नहीं जाएगा, घर में रहो, घर में पूजा-पाठ करो, सब कुछ घर में करो। क्यों? क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य की बात थी। तो इन सब पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कई बार जब सरकार नियंत्रण करती है कई लोगों पर तो उन्हें लगता है कि सरकार धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये राजनीतिक विवाद का भी विषय बन जाता है कि हमें रोक रहे हो, फलाने को नहीं रोक रहे हो। आपने ऐसी बातें सुनी होंगी, हर समय आपने सुनी होंगी। ये देखो धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं, धर्मांतरण भय और लालच के आधार पर अगर कराया जाएगा तो वह इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम अपने धर्म के बारे में सूचनाएँ प्रसारित कर सकते हैं, जैसे आपने माइक लगाकर लोगों को सुना होगा, हर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, हर धर्म के आयोजन होते रहते हैं, वहाँ आप अपने धर्म का प्रचार करो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे का विरोध ना करो, दूसरे के बारे में बुरा-भला ना कहो और ज़बरदस्ती किसी को अपने धर्म में शामिल ना करो। सभी धर्मों की समानता है, हाँ, सभी धर्मों की समानता है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, भारत ना हिंदू है, ना मुसलमान है, भारत सभी विविधताओं का देश है, ठीक है? बाकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश किसी न किसी धर्म से आते होंगे या नास्तिक भी हो सकते होंगे, लेकिन जब वह अपने पद पर होते हैं, तो वह किसी धर्म के नहीं, वह राष्ट्रपति हैं, वह प्रधानमंत्री हैं, वह न्यायाधीश हैं, वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। आप सरकारी नौकरी में अगर होंगे, तब भी आपके ऊपर यही होगा कि आप किसी धर्म पर बात ना करें, बल्कि आप कर्तव्यों पर बात करें। आपका कर्तव्य क्या है, उसके अकॉर्डिंग देखिए, पूर्वाग्रहों से ग्रसित ना रहें। सरकारी नौकरी में कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आप जानते हैं कोई भी नोटिस आती है, कोई भी नौकरी आती है तो उसमें ये नहीं लिखा होता है फलाने धर्म के लोग फ़ॉर्म नहीं भर सकते। लिखा होता है क्या? नहीं लिखा होता है। फलानी जाति के लोग फ़ॉर्म नहीं भर सकते, नहीं लिखा होता है। जो राज्य द्वारा सरकारी स्कूल है वहाँ कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विविधता है। ठीक है? इस विविधता की वजह से कुछ छोटे समुदाय भी हैं, कुछ बड़े भी, कुछ अल्पसंख्यक हैं, कुछ बहुसंख्यक। अब यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ़ धर्म के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर भी है, लिपि के आधार पर भी है, संस्कृति के आधार पर भी है। विविधता हमारे समाज की मजबूती है। अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि भाषा और संस्कृति जो मैंने बोला, अल्पसंख्यक माना जाता है। सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी भाषा या धर्म देश के किसी भाग पूरे देश में संख्या के आधार पर किसी अन्य समूह से छोटा है। भाषा लिपि भी है, ध्यान रखना। उसे अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को सुरक्षित करना, विकसित करने का अधिकार है। शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। इससे वह संस्कृत को, जैसे मान लो मेरी संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा मुझे लग रहा है विलुप्त होती जा रही है, कोई नहीं बोल रहा, तो मैं संस्कृत कॉलेज खोल सकता हूँ, संस्कृत विद्यालय खोल सकता हूँ, संस्कृत गुरुकुल खोल सकता हूँ, संस्कृत विश्वविद्यालय खोल सकता हूँ, ठीक है? शिक्षण संस्थानों को वित्तीय अनुदान देने में कोई भेदभाव सरकार नहीं करेगी। ये सोचकर कि उसका जो ता प्रबंध है वह किसी अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा होता है, इस आधार पर सरकार भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, किसी भी संविधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार
किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो हम अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है? कभी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो लिखा भी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। बहुत बार पूछा गया है। हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दोनों हैं, ध्यान रखिएगा। सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, मैंने कम से कम 10 बार तो बोला ही होगा जब से वीडियो चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जा सकता है और सरकार को ये दोनों न्यायालय आदेश भी दे सकते हैं। कई प्रकार के आदेश दे सकते हैं। इसे रिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिट जारी कर सकता है। रिट, हिंदी इंग्लिश दोनों में रिट ही याद रखो, ठीक है? रिट सरकार के विरुद्ध या किसी ऑफिसर के विरुद्ध या अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध कई बार पूछा गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है प्रत्यक्ष, जिसको आपने बंदी बनाया है उसको मेरी तरह सामने लेकर आओ, प्रत्यक्ष मेरे लेकर आओ। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अपने सामने प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। ठीक है? गिरफ्तारी का तरीका अगर गैर कानूनी है तो गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को मेरे सामने प्रत्यक्ष लाओ। परम आदेश, हम आदेश देते हैं। परम आदेश हमारा परम आदेश है। आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है, इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। अगर कोई अधिकारी है अपने दायित्व का उल्लंघन कर रहा है तो उसे न्यायालय आदेश देगी। निषेध नकारात्मक छवि वाला है। जब कोई निचली अदालत, ये ध्यान रखना, किसको-किसको, यहाँ पदाधिकारी है, वहाँ निचली अदालत है। यहाँ किसी बंदी को अपने सामने बुलाया जा रहा है। अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए ये आदेश जारी कर सकती हैं। ठीक है? कब? जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है। उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं, फिर भी वो सुनवाई कर रही है, तो कहा जाएगा भैया तुम्हारे अधिकार में नहीं आता, ये तुम्हारा काम नहीं है। अधिकार परीक्षा क्या है? जब न्यायालय को लगता है कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब ये ऐसे व्यक्ति जो उस पद पर नियुक्त होने का कानूनी हक नहीं रखता और उस पर नियुक्त हो गया है, तो ये आएगा। उत्प्रेषण भी बहुत पूछा गया है और इंग्लिश में हो सके तो याद कर लेना। हाँ, मैं जब पढ़ाऊँगा तो आपको इंग्लिश में बताऊँगा ही क्योंकि इंग्लिश में वर्ड आ जाते हैं। quo warranto। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी ये दोनों के खिलाफ है, बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है? बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण हुआ। आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, ये सब सुने ही होंगे, मानवाधिकार आयोग। ये सब इसीलिए हैं कि अधिकारों की रक्षा हो। मैं अपने मोहल्ले में तो अल्पसंख्यक हूँ, पर शहर में बहुसंख्यक भाषा के हिसाब से अल्पसंख्यक हूँ, धर्म के लिहाज से बहुसंख्यक, क्या हम सभी अल्पसंख्यक नहीं हैं? ये सब हम बात को देखेंगे। सरदार हुकुम सिंह ने बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे देखें अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। उनके लिए राष्ट्रवादी होना लाभकारी है। बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति रखकर उनकी आशंकाओं को समझना चाहिए। तो इन्होंने यही बताया बहुसंख्यकों का अधिकार है, कर्तव्य है सॉरी, कि वो अल्पसंख्यकों को ध्यान दें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। आप जानते हैं मानवाधिकार आयोग वाले जेल भी जाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि जेल में बंद होने, जेल में कैदियों की सुरक्षा, जेल में कैदियों को खाना कैसे रखा जाता है उन्हें ये सब जानने के लिए, क्योंकि वह भी एक मानव है और मानवाधिकार मतलब मानव का अधिकार। भले ही वह जेल में हो लेकिन उसका मानव के अकॉर्डिंग तो अधिकार है ही। समाज के गरीब, अशिक्षित, कमजोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज या पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट जैसे संस्थाओं के अधिकार के हनन के विरुद्ध चौकसी करती है। 1993 में सरकार ने इसका गठन किया था। ये ध्यान रखना, इसका जो अध्यक्ष होता है वह सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश
या किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है। शिकायतें इनसे कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है मानवाधिकार का व्यक्ति, ठीक है। महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार, जो भी चीजें हैं, बलात्कार, लोगों का गायब होना, ये सब। अब आते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार के बाद नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे। नीति निर्देशक तत्व में क्या है? संविधान निर्माताओं ने कुछ ऐसी चीजों को देखा जो आवश्यक थी, लेकिन वह अगर बाध्यकारी बना दी जाती सरकार पर, तो सरकार उस समय ऐसी नहीं थी कि पैसा इतना था या जो भी, तो सरकार ने एक ऐसा ग्रुप बना दिया, ऐसी लिस्ट बना दी जिसमें कहा गया कि सरकार कोई भी काम करेगी तो इन चीजों को ध्यान रखेगी। जैसे आपसे कहा जाता ना, पापा आपसे कहे होंगे बेटा पढ़ने तो जा रहे हो, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखना, और कुछ चीजें अनिवार्य बताई होंगी कि बेटा ये काम तो नहीं ही करना और इनका ध्यान रखना। ऐसे ही है मौलिक अधिकारों में, सरकार के विरुद्ध है वो, उसके खिलाफ आप न्यायालय जा सकते हो क्योंकि वह अनिवार्य रूप से सब काम किया गया है। लेकिन इसमें जिसमें ध्यान रखना वाली बात है, इसमें आप न्यायालय नहीं जा सकते क्योंकि इसमें अनिवार्य रूप से सरकार को पालन नहीं करना है। लेकिन सरकार कोई भी नियम बनाएगी, कोई भी स्कीम लाएगी, तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखिए, हो सके तो आप इसको पालन करिए, अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर लिखा भी है, बाध्यकारी नहीं बनाना चाहते थे, ठीक है। कल्याणकारी जो भी चीजें हैं वह इसके अंतर्गत दी गई हैं। सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी, इसलिए अनिवार्य नहीं बनाया गया। लेकिन हाँ, इसमें लिखा है, देखो, नीति निर्देशक वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब है न्यायालय नहीं जा सकते आप। मौलिक अधिकार वाद योग्य थे, यानी उसमें आप न्यायालय जा सकते थे, ठीक है। तो हम न्यायालय में जाकर मांग नहीं कर सकते। तीन बातें प्रमुख है। कौन कौन सी? वे लक्ष्य उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए, जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। तो नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होता, क्या चाहते थे। जैसे नीति निर्देशक तत्वों की वजह से ही जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री अधिनियम बने, ये सब जो बना है आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पंचायती राज व्यवस्था जो आई है ना, अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों में ही थी, ठीक है। रोजगार गारंटी योजना, सीमित का स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन, ये सब इसके अंतर्गत आया, लेकिन अनिवार्य नहीं कहा गया था, ठीक है। फिर आता है मौलिक कर्तव्य। इससे पहले नीति निर्देशक तत्व पढ़ लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है। हाँ, ये दो नीति निर्देशक तत्व है। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों का कल्याण करना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना, जीवन का स्तर उठाना, संसाधनों का समान वितरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। इसमें नीतियां हैं क्या? समान नागरिक संहिता इसमें लिखी गई है, जो कि कहा जाता है लागू करने की बात कही जाती है तो कई लोग विरोध करते हैं, जबकि ये संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखी हुई है, समान नागरिक संहिता। मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ाना, पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायतों का प्रोत्साहन, पर्याप्त जीवन यापन, महिलाओं पुरुषों को समान वेतन, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार भी यहाँ है। अब ये अगर अनिवार्य बना दिया जाता तो सरकार कहाँ से इतना पैसा लाती जॉब देने के लिए। तो यहाँ रखा गया कि सरकार चाहे, हो सके तो, पॉसिबल हो तो इसको लागू करे, अन्यथा ना करे। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख, लेकिन यह न्यायालय में लागू नहीं होती। मुझे बताओ कि संविधान में अच्छी अच्छी बातें करने का क्या मतलब अगर न्यायालय में लागू नहीं होती। तो जैसे पिताजी ने आपको कहा कि बेटा ये मत करना, तो वो आप नहीं करोगे, लेकिन कहा इन बातों का ध्यान रखना, अगर पॉसिबल ना हो तो ना करना। तो जब आप ये काम करोगे ना, तो दिमाग में थोड़ा रहेगा कि नहीं यार, पिताजी ने मना किया था, नहीं करते हैं, पॉसिबल होगा तो आप नहीं करोगे। तो वही है, सरकार अगर अच्छी है
तो वह इनका ध्यान रखेगी। जैसे पंचायत आया, पंचायत वो नहीं जो आप समझ रहे हो, पंचायत, नगरपालिका, ये सब जब आई तो ये इसी के अकॉर्डिंग तो आई। तो ये कहीं न कहीं जो मौलिक जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सरकार को दिखाते रहते हैं कि सरकार को क्या करना है। मौलिक अधिकार के लिए आप सरकार के विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं, नीति निर्देशक तत्वों के लिए नहीं जा सकते। बाकी हम विस्तार से पढ़ेंगे ये सब चीज़ें, बहुत बढ़िया-बढ़िया 3-3 घंटे लगेंगे। मौलिक कर्तव्य आए, 42वां संविधान संशोधन 1976, 10 आए थे। एक बाद को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आया, तो इस समय मौलिक अधिकार 11 हैं। मौलिक कर्तव्य सॉरी मौलिक अधिकार कर्तव्य 11 हैं, मौलिक कर्तव्य 11 हैं, मौलिक कर्तव्य 11 हैं। 10 आए थे 42वां संविधान संशोधन 76 में, 1 आया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बाद को। मौलिक अधिकार अगर मिले हैं तो कर्तव्य भी आपके कुछ हैं, अधिकार ही थोड़ी लोगे, कर्तव्य भी आपके हैं, कर्तव्यों को भी याद रखना चाहिए। जैसे पर्यावरण का ध्यान रखो, भाईचारा बढ़ाओ, देश की रक्षा में जब बुलाया जाए तो जाओ, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका सम्मान करो, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान इन सब का सम्मान करो, ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, विस्तार से पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं, लोक कल्याणकारी बात करते हैं। तो लोक कल्याणकारी बात कौन करता है? नीति निर्देशक तत्व। सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है, प्रयास करना है, बाध्यकारी नहीं है। मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं, तो अगर टकरा गए तो क्या होगा? यह समस्या पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन का कानून बनाने का फैसला लिया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, क्योंकि तब संपत्ति का मौलिक अधिकार का हनन था। मैंने जो 7वां बताया था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था उस समय, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। लेकिन यह सोचकर सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर हैं, सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। यहाँ पर हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, टेंशन मत लेना, ये सब हम पढ़ेंगे। इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका, न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार को प्रतिबंध लगा सकता है। देखो नीति, अब मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आएगा। नीति निर्देशक तत्व है कल्याण करने के लिए जनता के, ठीक है। और मौलिक अधिकार क्या है? व्यक्तिगत, मुझे अधिकार मिले, आपको अधिकार मिले हैं। तो सरकार ने कहा जब हमें नीति निर्देशक तत्व लागू करना है, कल्याण करना है जनता का, तो हम मौलिक अधिकार का उल्लंघन थोड़ा-सा कर सकते हैं। आप कहोगे सही बात है, अगर कहीं ऐसा है तो। तो इसके पीछे यह धारणा है कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार बाधक है। तो न्यायालय की यह मान्यता है कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लिए उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। क्योंकि मौलिक अधिकार का हनन करोगे तो लोग मेरे पास आएँगे। समझ रहे हो आप? तो यही सब है, बात को संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। 300 का मैंने बताया था, 300 का इंग्लिश में लिखते हैं 300 ए, उसमें भेज दिया गया। ये देखो 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। देखो पहले था कि संसद कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। संसद संविधान में भी संशोधन नहीं कर सकती ऐसा। लेकिन बाद में निर्णय पहुंचा कि संविधान की मूल ढांचागत विशेषताएं हैं, उनमें परिवर्तन ना करो, बाकी कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी का मतलब वही, क्या? मूल ढांचा, इसमें परिवर्तन ना करो, ठीक है। एक लाइन में पूछे, संसद संविधान संशोधन कर सकती है? हाँ। कितना कर सकती है? उतना कि मूल ढांचा परिवर्तित ना हो। बाकी ये सब आप पढ़ लेंगे। और कुछ है? हाँ है तो। निष्कर्ष, ज्योतिबा राय फूले की रचनाओं में हमें सर्वप्रथम विचार प्राप्त होता है अधिकारों का, समानता का, ठीक है। संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है संरक्षक, ठीक है। मिलते हैं शाम को सी सेट की क्लास में। कैसा लगा क्लास? कमेंट अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत।